आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम बिग बाय नेपोलियन हिल बुक के बारे में। अगर जिंदगी को एक सफर मान लिया जाए तो फिर यह तय करना बहुत जरूरी है कि हमें जाना कहाँ है, वरना हम भटकते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, पर असल मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यही बात नेपोलियन हिल अपनी किताब में समझाते हैं। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी जीवन में एकदम साफ और तय उद्देश्य होना। हिल कहते हैं कि सारी कामयाबी की शुरुआत एक सेंट्रल गोल या डिजायर से होती है। अगर हमें खुद ये ही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या, तो फिर हम किसी भी डायरेक्शन में मेहनत करते रहेंगे, पर उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। सोचो, अगर तुम बिना एड्रेस डाले गूगल मैप्स ऑन कर लो और उससे कहो कि मुझे कहीं जाना है, तो क्या वो तुम्हें रास्ता दिखा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हमारी लाइफ में कोई क्लियर गोल नहीं है, तो चाहे हम कितना भी काम करें, वो स्कैटर्ड रहेगा। हम एनर्जी तो बहुत लगाते हैं, पर वो फोकस नहीं होती। जैसे धूप से कुछ नहीं चलता, पर जब उसी धूप को एक लेंस के जरिए कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो वो आग बना देती है। यही ताकत होती है एक डेफिनेट पर्पस की। नेपोलियन हिल ये भी स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि हर इंसान को अपना मेन गोल लिख लेना चाहिए। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो वो वेग सोच नहीं रहती, वो कमिटमेंट बन जाती है। वो हमारे दिमाग को हर दिन रिमाइंड कराती है कि हम क्यों काम कर रहे हैं, हमारी असली प्रायोरिटी क्या है। और जब हम उस लिखे हुए गोल को डेली रिव्यू करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर हमारा माइंड ऐसे रास्ते ढूंढता है, ऐसे आइडियाज़ देता है जो हमें उस गोल तक पहुंचा सकें। मान लो किसी इंसान का सपना है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बने। अगर वो सिर्फ इतना ही सोचता रहे कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो शायद वो कंफ्यूज्ड रहेगा कि क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है। पर अगर वो क्लियरली लिखता है, मैं अगले 3 साल में एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा जो हर महीने 1 लाख रुपए कमा कर दे, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। अब वो सीखने लगेगा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू होता है, मार्केटिंग कैसे होती है और कैसे क्लाइंट्स लाने हैं। यानी अब हर एक एक्शन एक डेफिनेट पर्पस की ओर जा रहा है। एक क्लियर पर्पस होने से मोटिवेशन भी हाई रहता है, क्योंकि जब आप जानते हो कि आप क्यों कर रहे हो तो ऑब्स्टिकल्स भी छोटे लगते हैं। फिर सुबह उठना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि माइंड में वो पिक्चर रहती है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। हिल यही कहते हैं कि एक इंसान का डिज़ायर जितना बर्निंग होता है, उतनी ही तेज़ी से उसकी एनर्जी मोबिलाइज होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्हें कई चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो एक ही गोल क्यों चुने? इसका जवाब ये है कि शुरुआत में आपको डिसाइड करना होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। जैसे सूरज की किरणें एक साथ कई डायरेक्शंस में फैलती हैं, तो उनसे कुछ खास नहीं होता, पर अगर उन्हें एक पॉइंट पर फोकस कर दिया जाए तो वो स्टील तक काट सकती हैं। इसी तरह आपकी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को एक डेफिनेट गोल पर अलाइन करना ज़रूरी होता है, ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि गोल सिर्फ विश नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने कैजुअली बोल दिया मुझे अमीर बनना है, ये सिर्फ एक ख्वाहिश है। रियल गोल तब बनता है जब उसके साथ स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्लान जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, मैं अगले 2 साल में 5 लाख रुपए की सेविंग्स करूंगा। इसके लिए मैं हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा और एक साइड हसल भी शुरू करूंगा। अब ये एक डेफिनेट गोल है जो मेजरेबल भी है और एक्शनेबल भी। और जब आप ये डेफिनेट गोल लिख लेते हो तो अगला स्टेप होता है इसे बार बार पढ़ना, दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से सीखता है। जब हम रोज़ गोल को पढ़ते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो दिमाग में उसके लिए एक मैप बनना शुरू हो जाता है। फिर आपको आइडियाज़ आने लगते हैं, राइट लोगों से कनेक्शन होने लगते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती हैं जो पहले शायद नज़र भी नहीं आती थी। इस प्रोसेस को हिल ने ऑटो सजेस्शन का नाम दिया है। यानी आप खुद को डेली सजेस्ट करते हो कि ये मेरा उद्देश्य है और मैं इसे अचीव कर सकता हूँ। ये बार बार की अफर्मेशन आपकी बिलीव्स को चेंज कर देती है, क्योंकि जब आप अपने गोल पर भरोसा करने लगते हो तो एक्शन लेना भी आसान हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें क्लैरिटी तब मिलेगी जब सब कुछ समझ में आ जाएगा, पर असल में क्लैरिटी एक्शन से आती है। एक बार आपने अपनी डिज़ायर को पहचान लिया और उसे लिख लिया तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं। यानी एक कदम आप बढ़ाते हो तो अगला रास्ता दिखता है। इसलिए पर्पस को लिखना और डेली रिव्यू करना इतना ज़रूरी होता है। सोचो, अगर किसी इंसान का पर्पस सिर्फ इतना है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो अब उसके हर फैसले उस डायरेक्शन में होंगे।
वो सोचेगा कि कौन सा करियर ऐसा है जिससे वो खुश भी रहेगा और पेरेंट्स भी प्राउड होंगे, कौन सी लाइफस्टाइल ऐसी होगी जो उनकी रिस्पेक्ट को बढ़ाएगी। फिर चाहे चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक डीप रीज़न होता है। कभी कभी लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने एक गोल चूज कर लिया और वो गलती से गलत निकला तो क्या होगा, लेकिन हिल यही बताते हैं कि गोल बदलने से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। एक बार तय करके चलो और रास्ते में रिवाइज करते रहो। जरूरी नहीं कि पहली बार में परफेक्ट डेस्टिनेशन पता हो, पर कोई डायरेक्शन होना जरूरी है। बिना दिशा के चलना किसी अंधेरे कमरे में भागने जैसा है, नुकसान भी हो सकता है और थकावट भी। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस सिर्फ करियर या बिजनेस तक सीमित नहीं है, ये आपके हेल्थ गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स या पर्सनल डेवलपमेंट तक सब में अप्लाई होता है। जैसे कोई कह सकता है कि मुझे अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है और एक हेल्थी रूटीन बनाना है, तो उसका माइंड अब उसी हिसाब से डिसीजंस लेना शुरू कर देगा, क्या खाना है, कितनी नींद लेनी है, कितना वर्कआउट करना है आदि। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी ये है कि दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हों, इन्वेंटर्स हों या लीडर्स, सबने अपने सफर की शुरुआत एक क्लियर विजन से की थी। उन्होंने पहले ही अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था कि उन्हें कहाँ पहुंचना है, और जब वो विजन क्रिस्टल क्लियर होता है तो पूरे ब्रह्मांड की ताकतें भी आपकी मदद करने लगती हैं। ये बात भले ही फिलोसॉफिकल लगे, पर साइंस भी मानता है कि जब माइंड फोकस्ड होता है तो वो सिर्फ वही चीजें देखता और अट्रैक्ट करता है जो उस लक्ष्य से जुड़ी होती हैं। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ मीनिंगफुल अचीव करना है तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है एक ऐसा गोल सेट करना जो आपके दिल से जुड़ा हो, जो आपको एक्साइटमेंट दे और जिसे आप क्लियरली लिख सको, और फिर कमिटमेंट के साथ उसे डेली रिव्यू करना। यही डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस है, एक ऐसी शक्ति जो आपके सोचने, समझने और एक्शन लेने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। जब तक कोई इंसान ये तय नहीं करता कि उसे कहाँ जाना है, तब तक कोई भी रास्ता उसे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। तो आज अगर आप कंफ्यूज्ड हो, डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हो, तो सबसे पहले थोड़ा वक्त निकालो, खुद से एक ऑनेस्ट बात करो, मैं असल में क्या चाहता हूं, और जो जवाब अंदर से आए उसे दिल से लिख लो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी, एक ऐसे इंसान की जो अब सिर्फ जी नहीं रहा बल्कि जीने का मकसद भी जानता है। जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, सफलता, प्यार, पैसा, खुशी, सम्मान, लेकिन ज्यादातर लोग ये सब इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उनके अंदर एक बहुत सटल दुश्मन बैठा होता है, डर, फियर। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में इंसान के जीवन में रुकावट डालने वाले 6 बुनियादी डर बताए हैं। ये डर इतने चुपचाप हमारे अंदर काम करते हैं कि हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि हम क्यों रुक गए, क्यों पीछे हट गए या क्यों हार मान ली। हिल कहते हैं कि जब तक हम इन डर को पहचानते नहीं, हम उन्हें हरा नहीं सकते। सबसे पहला डर है गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। ये वो डर है जो हमें रिस्क लेने से रोकता है। ये विस्पर करता है, अगर बिजनेस फेल हो गया तो ओवरजेलस से, अगर नौकरी चली गई तो ज़रेनिया, अगर पैसे खत्म हो गए तो। बहुत सारे लोग सिक्योर फ्यूचर की तलाश में सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, बस इस डर से कि कहीं गरीब ना हो जाए। लेकिन यही डर उनकी ग्रोथ रोक देता है। वो अपनी पैशन को फॉलो नहीं करते क्योंकि पैसा खोने का डर डोमिनेंट हो जाता है। हिल कहते हैं कि यह डर इंसान को पैरालाइज कर देता है, सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की हिम्मत और एक्शन लेने का जज्बा सब खत्म कर देता है। दूसरा है आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। यह डर इंसान को दूसरों की नज़रों में परफेक्ट दिखने की मजबूरी में डाल देता है। सोचो कितनी बार हम कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने स्पीच दी और लोग हंस पड़े तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मजाक बनाएंगे। यही डर हमें कोशिश तक करने से रोक देता है। ये डर अक्सर बचपन से पैदा होता है, जब पेरेंट्स, टीचर्स या सोसाइटी बार बार कहती हैं ये गलत है, लोग क्या सोचेंगे, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे हम खुद पर डाउट करने लगते हैं और तब हमारी जिंदगी किसी और की एक्सपेक्टेशंस का पपेट बन जाती है। तीसरा डर है बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। ये डर एक ऐसे शैडो की तरह है जो इंसान को हर समय टेंशन में रखता है। कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं कैंसर ना हो जाए, कहीं शरीर कमजोर ना हो जाए। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपने अंदर
एक नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा कर देता है जो सच में बीमारी को अट्रैक्ट कर सकती है। डर का शरीर पर गहरा असर होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, इम्यूनिटी कम होती है और माइंड में हमेशा डर की तस्वीरें घूमती रहती हैं। हिल कहते हैं कि हेल्थ के लिए सबसे पहली चीज मेंटल पीस है और डर उसे सबसे पहले छीन लेता है। चौथा डर है प्यार खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये डर जेलसी, पॉसेसिवनेस और इनसिक्योरिटी की जड़ होता है। जब किसी को अपने पार्टनर को खोने का डर होता है तो वो कंट्रोलिंग बन जाता है, ओवर थिंकिंग करता है और रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देता है। इसी डर की वजह से लोग अपनी आइडेंटिटी तक खो देते हैं, वो खुद को बदलने लगते हैं बस इस डर से कि कोई उन्हें छोड़ ना दे। लेकिन सच्चा प्यार कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से चलता है और ट्रस्ट तब आता है जब डर नहीं होता। हिल इस डर को बहुत डेंजरस मानते हैं क्योंकि यह इंसान की इमोशनल स्ट्रेंथ को पूरी तरह ड्रेन कर देता है। पांचवा डर है बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। इस डर की वजह से लोग एजिंग को एक अभिशाप मानने लगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो खुद को कमजोर, बेकार और सोसाइटी से कट हुआ महसूस करते हैं। कई लोग कॉस्मेटिक सर्जरी, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में इतने उलझ जाते हैं कि जिंदगी की असल खूबसूरती को भूल जाते हैं। पर सच तो ये है कि उम्र बढ़ना एक नेचुरल और ब्यूटीफुल प्रोसेस है। हर उम्र का अपना चार्म होता है। बुढ़ापा एक ऐसा फेज है जिसमें विजडम होती है, अनुभव होता है और एक अलग काइंड ऑफ फ्रीडम होती है। पर जब ये डर माइंड में बैठ जाता है तो इंसान खुद को कमजोर और बेकार समझने लगता है। और आखिर में है मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। ये सबसे सटल लेकिन सबसे यूनिवर्सल डर है। हर इंसान जानता है कि एक दिन उसे मरना है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक से दूर भागते हैं। यही डर हमें रोकता है फुली जीने से, एक्सप्लोर करने से, रिस्क लेने से। क्योंकि माइंड हर बार कहता है अगर कुछ हो गया तो, अगर मैं मर गया तो। हिल कहते हैं कि जब तक इंसान मौत से डरता रहेगा तब तक वो सच्चे अर्थों में जिंदगी को नहीं जी पाएगा। असल में मौत को एक्सेप्ट करना ही जिंदगी को ओपन करना है। जो लोग डेथ को एक नेचुरल प्रोसेस मानते हैं वो हर पल को ज्यादा फ्रीली जीते हैं। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि ये 6 डर हमारे माइंड में इतनी चुपचाप जगह बना लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों एंग्शियस हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों खुश नहीं हैं। और जब तक हम इन डर को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे हम उन्हें डिफीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला कदम है अवेयरनेस। हमें खुद से ऑनेस्टली पूछना चाहिए कि इनमें से कौन सा डर हमारी सोच और एक्शंस पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। मान लो किसी इंसान को क्रिटिसिज्म का डर है तो वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएगा, ना अपने आइडियाज पर एक्शन ले पाएगा। चाहे उसमें टैलेंट हो वो हमेशा हेजिटेशन में रहेगा। पर जब वो ये समझ जाता है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बैरियर है और इसका सामना करके ही वो आगे बढ़ सकता है, तब वो असली चेंज की शुरुआत करता है। हिल कहते हैं कि डर कोई बाहरी एनिमी नहीं है, वो एक मेंटल स्टेट है और हर मेंटल स्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है। डर को खत्म करने का सबसे पावरफुल तरीका है उसका सामना करना। जब हम किसी डर की आंखों में आंख डालकर कहते हैं मैं तुझसे नहीं डरता, तो डर कमजोर हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है उस डर के उल्टा सोचना। जैसे पॉवर्टी का डर है तो आप अबंडेंस की तस्वीर सोचिए। क्रिटिसिज्म का डर है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। इलनेस का डर है तो वाइब्रेंट हेल्थ को विजुअलाइज कीजिए। इसके अलावा हिल एक और पावरफुल तरीका बताते हैं, ऑटो सजेस्शन। हर दिन खुद से अफर्म करना, मुझ में हर डर को हराने की ताकत है, मैं फियरलेस हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। ये बार बार की रेपिटेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है और धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड शिफ्ट होता है डर से फेथ की ओर। इन सभी डर के पीछे एक कॉमन पैटर्न होता है, ये डर हमें कंट्रोल करना चाहते हैं और जब तक हम कंट्रोल में रहते हैं हम अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन डर को ऑब्जर्व करें, समझें और फिर चैलेंज करें। कई बार ये डर सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं, यानी हमने बस उनके बारे में सुना है या किसी और के एक्सपीरियंस से डर गए हैं। पर जब हम एक्चुअल में उनके सामने जाते हैं तो पता चलता है कि वो डर उतने बड़े थे ही नहीं जितना हमने सोचा था। जैसे स्टेज फियर, जब तक हम स्टेज पर नहीं जाते हमें लगता है हम बोल ही नहीं पाएंगे, पर एक बार माइक पकड़ते ही लगता है अरे इतना मुश्किल भी नहीं था। इसलिए हिल कहते हैं कि डर से बचना नहीं है, उसका सामना करना है। और अगर जिंदगी को पूरी तरह आजादी से और कॉन्फिडेंटली जीना है तो सबसे पहले अपने अंदर छिपे इन 6 मूलभूत डर को पहचानना होगा। तभी हम अपने लक्ष्यों की तरफ एक साफ, फियरलेस कदम बढ़ा पाएंगे। अंत में हिल
एक बहुत गहरी बात कहते हैं, डर बस एक मानसिक स्थिति है एंड एवरी स्टेट ऑफ माइंड कैन बी चेंज्ड विद विल पावर, अवेयरनेस एंड परसिस्टेंट एक्शन। यानी डर कोई स्थायी चीज नहीं है, ये बस एक सोच है और सोच बदली जा सकती है। अगर हम अपने डर को फेस करना सीख जाएं तो जिंदगी में कुछ भी अचीव करना नामुमकिन नहीं रह जाता। तो आज आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कोई ऐसा डर है जो मेरी डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है? क्या मैं अपने ड्रीम्स से दूर हूं सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ खोने का डर है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप उस डर की आंखों में आंख डालकर कहें, अब बहुत हुआ, अब तू मुझे नहीं रोकेगा। यही होगी आपकी असली शुरुआत एक फियरलेस, फुलफिल्ड और फ्री लाइफ की ओर। जब हम छोटे होते हैं तो स्कूल में हर कोई हमें यही सिखाता है कि पढ़ाई करो, नॉलेज लो, तभी आगे बढ़ोगे। और वाकई में नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन क्या नॉलेज ही सब कुछ है? नेपोलियन हिल अपनी किताब में एक बेहद दमदार बात कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। यानी ज्ञान सिर्फ तब तक ताकत है जब तक उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। असली पावर तब आती है जब आप उस नॉलेज को एक्शन में बदलते हो। सोचो, अगर किसी के पास हजारों किताबें हों, ढेर सारा इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो सिर्फ सोचता रहे, प्लान करता रहे, पर कभी कुछ इंप्लीमेंट ना करे, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे किसी के पास पेट्रोल से भरा टैंक हो पर गाड़ी चालू ही ना करे, तो वो कहीं पहुंच पाएगा क्या? यही फर्क है नॉलेज और अप्लाइड नॉलेज में। हिल बार बार इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब उसे सही डायरेक्शन में, सही तरीके से और सही समय पर यूज किया जाए। आजकल के दौर में नॉलेज की कोई कमी नहीं है। हर इंसान के पास फोन है, इंटरनेट है, हर टॉपिक पर हजारों वीडियोस, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, उसे अप्लाई नहीं कर रहे। यही हैबिट उन्हें एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ट्रैप में डाल देती है। ज्यादा सोच और कम एक्शन यही फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनता है। हिल बताते हैं कि स्मार्ट बनना और नॉलेजेबल बनना अलग चीजें हैं। एक स्मार्ट इंसान वो होता है जो लिमिटेड नॉलेज के साथ भी बड़े रिजल्ट्स लाता है, क्योंकि वो उस नॉलेज को यूज़ करता है, उसे टेस्ट करता है और उससे सीखता है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रीज की भरमार होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका इम्पैक्ट ज़ीरो होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, कुछ किया नहीं है। हिल इसे पर्सनल इनिशिएटिव से जोड़ते हैं, यानी खुद से एक्शन लेना बिना किसी के कहे हुए। यही असली की है सक्सेस की। अगर आप किसी काम को लेकर सिर्फ सोचते रहते हो कि कभी तो शुरू करूंगा, पहले सब परफेक्ट हो जाए, थोड़ा और सीख लूं, तो आप बस नॉलेज गैदर कर रहे हो और धीरे धीरे उस नॉलेज का एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी सीखकर तुरंत उसे अप्लाई करते हो तो आप ग्रोथ के रास्ते पर चल पड़ते हो। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपने एक कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का। अब आपके पास थ्योरीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ नोट्स बनाए और फोल्डर में रख दिए तो उसका कोई फायदा नहीं। वहीं अगर आपने छोटा सा प्रोजेक्ट उठाया, किसी छोटे बिजनेस की फ्री में मार्केटिंग की या खुद का एक इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना शुरू किया, तो अब आप उस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। यही बनाता है फर्क। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि अप्लाइड नॉलेज का सबसे ज्यादा असर तब होता है जब उसमें पर्पस और पैशन भी जुड़ा हो। यानी सिर्फ इसलिए मत सीखो कि दूसरों से ज्यादा जान पाओ या किसी एग्जाम में पास हो सको। सीखो ताकि तुम अपनी लाइफ को बेहतर बना सको, अपने गोल्स को अचीव कर सको और फिर उस नॉलेज को छोटे छोटे स्टेप्स में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा लूप होल ये है कि हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि नॉलेज का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे किया जाए। हम सालों तक पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लेकिन रियल लाइफ में उन सब्जेक्ट्स को अप्लाई करने की आर्ट नहीं सिखाई जाती। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम खुद इनिशिएटिव लें, अपने ज्ञान को एक्सपेरिमेंट करें, उसे अपने काम में, अपने डिसीजंस में यूज करें। हिल इस बात पर भी जोर देते हैं कि नॉलेज सिर्फ खुद के लिए नहीं होनी चाहिए, उसका यूज दूसरों की हेल्प करने में भी होना चाहिए। जब हम अपने नॉलेज से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी को गाइड करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में मदद करते हैं, तभी वो नॉलेज वैल्यू क्रिएट करता है। सिर्फ मुझे सब आता है वाला एटीट्यूड ईगो को बढ़ाता है, इम्पैक्ट को नहीं। ये भी समझना जरूरी है कि हर नॉलेज यूजफुल नहीं होती। हिल कहते हैं कि काम की नॉलेज वही होती है जो आपके डेफिनेट पर्पस के अलाइंड हो। यानी
अगर आपका गोल एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो फाइनेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप से जुड़ी नॉलेज ज़्यादा वैल्यूबल होगी। लेकिन अगर आप बस हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा घुसते रहोगे तो ना तो डेप्थ आएगी ना डायरेक्शन। इसलिए नॉलेज को भी पर्पस के साथ जोड़ना ज़रूरी है। इसके अलावा हिल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की बात भी करते हैं, यानी ऐसा नॉलेज जो ठीक से स्ट्रक्चर्ड हो, जिसे सही ऑर्डर में यूज़ किया जाए। जैसे कोई शेफ़ है जिसके पास सारे स्पाइसेस हैं, सब इंग्रेडिएंट्स हैं, पर उसे रेसिपी का ऑर्डर ही नहीं आता, तो क्या वो अच्छा खाना बना पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर नॉलेज को एक क्लियर सीक्वेंस में नहीं रखा गया तो वो क्योस बन जाता है। इसीलिए लर्निंग को ऑर्गेनाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सीखना। अब बात आती है इस सब का डेली लाइफ में क्या मतलब है। बहुत सिंपल है। जब भी आप कुछ नया सीखें, खुद से 3 सवाल पूछो। 1, मैं इसे कब इस्तेमाल कर सकता हूँ? दूसरी, किस जगह इसका एप्लीकेशन है? 3, में एक छोटा सा एक्शन कौन सा ले सकता हूँ आज ही? अगर आप हर बार सीखने के बाद एक छोटा स्टेप भी लेते हो तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज एक मजबूत फाउंडेशन बन जाती है जिससे आप कुछ भी बना सकते हो। हिल ये भी बताते हैं कि अप्लाइड नॉलेज में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक बार अप्लाई करना काफ़ी नहीं होता, आपको रेगुलर एक्शन लेना होता है। जैसे कोई इंसान फिटनेस की सारी नॉलेज रखता है, क्या खाना है, कैसे वर्कआउट करना है, कितना प्रोटीन लेना है, लेकिन अगर वो रोज़ एक्सरसाइज नहीं करता तो वो नॉलेज बेकार है। वहीं एक एवरेज इंसान जो सिर्फ 2 बातें जानता है, खाना हेल्थी खाना है और रोज़ टहलना है, अगर वो डेली अप्लाई करता है तो वो फिट रहेगा। फ़र्क नॉलेज से नहीं, उसके यूसेज से पड़ता है। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि जब तक सब कुछ समझ में ना आ जाए तब तक एक्शन नहीं लेना चाहिए, पर हिल ये माइंडसेट को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि एक्शन इटसेल्फ एक तरीका है नॉलेज को शार्पन करने का। जब आप काम करते हो तो रियल प्रॉब्लम सामने आती हैं और तब जो नॉलेज आप एक्वायर करते हो वो ज़्यादा गहरी और इम्पैक्टफुल होती है। इसलिए सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है करना। हिल के वर्ड्स में द वर्ल्ड डज नॉट पे मैन फॉर वॉट दे नो, इट पेज देम फॉर वॉट दे डू विद वॉट दे नो। यानी दुनिया आपको इसलिए रिवॉर्ड नहीं देती कि आपको कितना आता है, बल्कि इसलिए देती है कि आपने अपने नॉलेज का क्या किया। इसलिए अगर आप आज ये सोच रहे हो कि आपको बहुत कुछ सीखना है तो साथ ही ये भी सोचो कि जो पहले से जानते हो उसका क्या किया। क्या आपने कोई एक्शन लिया? क्या आपने किसी आइडिया को रियलिटी में बदला? अगर नहीं तो आज ही शुरुआत करो। एक छोटा स्टेप, एक छोटा एक्सपेरिमेंट, बस यही चाहिए अपने नॉलेज को पावर में बदलने के लिए। अंत में यही कह सकते हैं कि नॉलेज एक बीज, सीड की तरह है। वो तभी पेड़ बनेगा जब आप उसे जमीन में बोओगे, उसे पानी दो, धूप दो और रेगुलरली केयर करो, वरना वो बीज आपकी जेब में पड़ा पड़ा सूख जाएगा। इसलिए सीखो, पर सिर्फ सोचने के लिए नहीं, करने के लिए सीखो। यही है नेपोलियन हिल की फिलॉसफी कि नॉलेज इज नॉट पावर अनलेस इट इज अप्लाइड। जब नॉलेज एक्शन से जुड़ता है तभी वो जीवन को बदलता है। जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है, कोई नई नौकरी लेना चाहता है, तो कोई रिश्तों में सुधार लाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को रोकती है वो है डिसीजन लेने में डिले करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो जल्दी डिसीजन लेते हैं और धीरे धीरे उसे बदलते हैं, जबकि जो लोग असफल रहते हैं वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं और बार बार अपने मन को बदलते रहते हैं। हिल इसे सीधा डर से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि इनडिसीजन और प्रोक्रेस्टिनेशन असल में डर के छुपे हुए रूप है। सोचिए, आपने मन में एक आइडिया सोचा, मुझे एक YouTube चैनल शुरू करना है, पर फिर आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। क्या लोग पसंद करेंगे? अगर कोई मजाक उड़ाए तो? इतना टेक कैसे सीखूंगा? कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? और आप सोचते हैं कि थोड़ा और सोचते हैं, बाद में करेंगे, और यही बाद में महीनों फिर सालों तक खिंच जाता है। ये जो डिसीजन न लेना है या डिसीजन को टालते रहना है, यही असल में प्रोक्रेस्टिनेशन है। और हिल बताते हैं कि ये धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें परफेक्ट समय का इंतज़ार करना चाहिए। वो बार बार प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है गलती करने का, असफल होने का या जजमेंट का। पर हिल कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट मोमेंट नहीं आता। डिसीजन लेना एक हैबिट है और यह हैबिट एक्शन से ही बनती है। सक्सेसफुल लोग ऐसा इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें हर चीज़ का जवाब पता होता है, बल्कि वो इसीलिए सफल होते हैं
क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि वो रास्ते में सीख लेंगे। वो फैसला लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर ज़रूरत पड़ी तो अपने फैसले में बदलाव करते हैं, लेकिन शुरुआत तो कर देते हैं। यही फ़र्क है एक लीडर और फॉलोअर में। हिल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि इंडिसीजन एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे आपके पूरे सोचने के तरीके को संक्रमित कर देता है। जब आप बार बार सोचते रहते हो लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं चुनते तो आपका दिमाग उलझ जाता है, और फिर जितनी देर डिसीजन लेने में लगती है उतनी ही एनर्जी ड्रेन होती जाती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो, आपने सोचा कि आज रात क्या खाना है। अगर आप फटाफट डिसाइड कर लेते हो तो टेंशन खत्म, लेकिन अगर आप 1 घंटे तक पिज्जा या पास्ता सोचते रहो तो उस छोटी सी चीज में भी आप थक जाते हो। जरा सोचो, जब बड़ी लाइफ डिसीजंस में इंडिसीजन होता है तो वो कितना भारी असर डालता है। अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की। ये एक ऐसा वर्ड है जो आजकल हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद है। कल कर लेंगे, मूड नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लूं, मोटिवेशन नहीं आ रही, ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन के सिम्टम्स हैं। लेकिन इसका रूट कॉज बहुत डीप होता है। डर, परफेक्शनिज्म, लो कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी की कमी। हम एक्शन टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन हिल कहते हैं कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती, एक्शन लेने से ही तैयार होते हो। मान लो आपको एक ब्लॉग लिखना है, आप सोचते हो पहले थोड़ा रिसर्च कर लूं, फिर सोचते हो थोड़ा और अच्छा आइडिया ढूंढूं, फिर कहते हो कल फ्रेश दिमाग से लिखूंगा, और ये सिलसिला चलता रहता है। पर जब आप खुद से पूछते हो मैं क्यों टाल रहा हूं, तो जवाब मिलता है शायद मुझे डर है कि मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं होगा या लोग क्या कहेंगे। और यही डर डिस्गाइज्ड रूप में प्रोक्रेस्टिनेशन बनकर आपको पीछे खींचता है। हिल का कहना है कि अपने डर को पहचानना पहला स्टेप है डिसीजन लेने और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का। जब आप अपने मन की चाल को पकड़ लेते हो तो आप उसे कंट्रोल करना शुरू कर सकते हो, और फिर आप धीरे धीरे ऐसे एक्शन लेने लगते हो जो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेज देते हैं। हिल ने यह भी बताया कि जब आप डिसीजन लेने की हैबिट बना लेते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है, और स्पीड ही सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया उन्हीं को मौका देती है जो रेडी होते हैं, जो सोचते रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए छोटा हो या बड़ा, हर दिन कुछ ना कुछ डिसाइड करना सीखो। जैसे मैं आज जिम जाऊंगा, मैं ये ईमेल अभी भेजूंगा, मैं 30 मिनट पढ़ाई ज़रूर करूंगा। ये छोटे डिसीजंस आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। और डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करोगे। गलती करना इंसान होने की निशानी है। असल बात यह है कि आप उस गलती से कितना सीखते हो। जब आप फास्ट डिसीजंस लेते हो तो आप फास्ट लर्नर भी बनते हो। आप टेस्ट करके देखते हो कि क्या काम करता है और क्या नहीं, जबकि स्लो डिसीजन मेकर्स हमेशा सेफ्टी जोन में रहते हैं जहां कोई ग्रोथ नहीं होती। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का एक और तरीका है टास्क को टुकड़ों में तोड़ना। जब भी कोई काम बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। जैसे अगर आपको एक पूरा कोर्स कंप्लीट करना है तो आप उसे डेली 30 मिनट स्लॉट्स में डिवाइड करो। जब काम मैनेजेबल लगता है तो डिसीजन लेना और एक्शन लेना दोनों आसान हो जाता है। हिल एक और बहुत पावरफुल आइडिया देते हैं, अपने आप से कमिटमेंट लेना। जब आप खुद से कहते हो मैं ये करूंगा नो मैटर व्हाट, तो आप अपने वर्ड्स के अकाउंटेबल बनते हो। और जब आप एक बार कमिटमेंट करते हो तो डिसीजन लेने की ताकत अपने आप बढ़ने लगती है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी के मुताबिक जिंदगी में सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो या सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। जरूरी ये है कि आप समय पर डिसीजन लेना जानते हो और उसे पूरा करने के लिए टाल मटोल न करते हो। यही हैबिट आपको बाकियों से अलग बनाती है। एक और जरूरी पॉइंट जो हिल बताते हैं वो ये कि डिसीजन लेने की क्लैरिटी तब आती है जब आपके पास डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस होता है। जब आपको पता होता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए तो डिसीजंस जल्दी लेने आसान हो जाते हैं। लेकिन जब आप कंफ्यूज्ड होते हो तब हर चॉइस स्कैरी लगती है। इसलिए पहले अपने उद्देश्य को साफ करो, फिर डिसीजंस उस उद्देश्य को सपोर्ट करने वाले बनाओ। अब अगर आप सोच रहे हो कि डिसीजन लेने की प्रैक्टिस कैसे की जाए तो उसका जवाब है शुरुआत करो। छोटे डिसीजन से शुरू करो, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, आज क्या पढ़ना है। हर चीज का तेज और कॉन्फिडेंट फैसला लो। धीरे धीरे ये हैबिट बड़ी डिसीजंस तक पहुंच जाएगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि डिसीजन लेना और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना आपकी सक्सेस जर्नी की सबसे अहम स्किल्स हैं। जब आप तेजी से फैसले लेते हो और उन्हें पूरी डेडिकेशन से निभाते हो तो आप एक एक्शन टेकर बनते हो, और यही लोग दुनिया में बदलाव लाते हैं।
नेपोलियन हिल की ये लाइन बहुत याद रखने लायक है। इंडिसिजन इज द सीडलिंग ऑफ फियर, इफ यू डू नॉट कॉन्कर इट, इट विल कॉन्कर यू। यानी अगर आपने डिसीजन न लेने की आदत को हराया नहीं तो ये आदत आपको हर चीज में पीछे कर देगी। तो अब वक्त है एक्शन का। आप अब भी जो सोच रहे हैं वो करें, जिस काम को बार बार टाल रहे हैं उसे खत्म करें, जो फैसला लेने में वीक्स लगा दिए हैं उसे अब ले लें, क्योंकि डिसीजन ही डेस्टिनी है। और जब आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हो तो आपकी लाइफ कंट्रोल में आ जाती है, डर के नहीं, आपके हाथों में। जब भी हम किसी बड़ी सफलता की कहानी सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ उस एक इंसान का नाम याद रखते हैं जिसने उस सफलता को हासिल किया। लेकिन अगर हम जरा गहराई में जाकर देखें तो पाएंगे कि उस इंसान के पीछे एक पूरी टीम, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम और कुछ खास लोग होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। नेपोलियन हिल अपनी मशहूर किताब में इसी कॉन्सेप्ट को बताते हैं, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। उनका मानना है कि जब दो या दो से अधिक लोग एक कॉमन गोल को लेकर मिलकर सोचते हैं और काम करते हैं तो एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो अकेले सोचने से कभी नहीं बनती। हिल कहते हैं कि एक इंसान अकेले सोच सकता है, आइडियाज ला सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन उसकी सोच, उसकी नॉलेज और उसकी क्रिएटिविटी की भी एक सीमा होती है। वहीं अगर दो लोग एक दूसरे के साथ पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल और हार्मोनाइज्ड माइंडसेट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो उनकी कंबाइंड थिंकिंग एक थर्ड इनविजिबल फोर्स बनाती है, जिसे हिल ने मास्टरमाइंड कहा है। यह ऐसी शक्ति है जो अकेले इंसान की लिमिट से कहीं आगे जाती है। सोचो, जब आप किसी दोस्त के साथ बैठकर कोई नया आइडिया डिस्कस करते हो, जैसे स्टार्टअप, यूट्यूब चैनल या कोई प्रोजेक्ट, तो बातचीत के दौरान ऐसे आइडियाज निकलते हैं जो शायद अकेले सोचने पर कभी नहीं आते, क्योंकि जब एक दिमाग कुछ सोचता है और दूसरा उसे एक्सपैंड करता है तो वो थॉट और बड़ा बनता है। जैसे दो वायर्स से करंट मिलाने पर एक स्पार्क पैदा होता है, वैसा ही क्रिएटिव स्पार्क मास्टरमाइंड ग्रुप में होता है। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप का मकसद सिर्फ मिलकर काम करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की थिंकिंग को एम्पावर करना है। ये ग्रुप ट्रस्ट, ऑनेस्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बनता है। इसमें कंपटीशन नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ कोलैबोरेशन होता है। जब एक इंसान दूसरे की सक्सेस से इंस्पायर होता है, जेलस नहीं होता, तभी मास्टरमाइंड की असली पावर सामने आती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने पहला एयरप्लेन उड़ाया, वो दो भाई थे, ऑरविल और विल्बर राइट। दोनों ने मिलकर अपने आइडियाज शेयर किए, एक दूसरे की गलतियों को ठीक किया और लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर वो अकेले होते तो शायद वो पहली उड़ान इतनी जल्दी नहीं कर पाते। उन्हीं की आपसी समझ और टीम वर्क ने एक नई दुनिया को उड़ने का सपना दिखाया। हिल ये भी बताते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप से सिर्फ आइडियाज ही नहीं मिलते, बल्कि एनकरेजमेंट भी मिलता है। जब आप किसी चैलेंज में फंसे होते हो और आप हार मानने लगते हो तो वही ग्रुप आपको अपलिफ्ट करता है। वो आपको याद दिलाते हैं कि आपने ये जर्नी क्यों शुरू की थी। उस समय वो लोग आपकी इनर स्ट्रेंथ बन जाते हैं। अकेले इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो थक जाता है तो उसके पास उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।